एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है, वहीं अब ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मरीज मिल रहे हैं। बता दें, फंगल इन्फेक्शन काफी भयानक और जानलेवा बीमारी है। इसे फंगल इन्फेक्शन को समझने के लिए, साथ ही इस बीमारी से जुड़ी जरूरी जानकारियों को जानने के लिए मृदुभाषी के विशेष संवाददाता संजीव श्रीवास्तव ने डॉक्टर एम.के. अजवानी से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मृदुभाषी। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर के बीच फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कहर बरपा रहा है। काफी बड़ी संख्या में इस रोग से ग्रसित लोग मिल रहे हैं। ये रोग नया नहीं है, इसके पहले भी ये रोग होता रहा है, लेकिन अभी कोरोना से पीड़ित लोगों में जिस तरीके से ये रोग फैला है, उसने पूरे प्रदेश को भय में डाला हुआ है। चिकित्सक चिंतित हैं, सरकार भी इसे लेकर चिंतित है। क्या इन सब की वजह हो सकती है? विशेषकर ये जो रोग है, ये नाक, कान, आंख और शरीर के कई अंगों को सफर कर रहा है, उससे लोग पीड़ित हैं। हम इस पूरे मसले पर बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम.के. अजवानी जी से। वो बताएंगे हमको कि किस तरीके से, क्या ये इस वजह है, क्या कुछ इसको बचने के लिए उपाय हो सकते हैं। हम इन सब प्रश्नों को जानने का या उसको हल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अजवानी जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। नमस्कार। हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये जो ब्लैक फंगल है, ये आखिर है क्या और ये इसकी वजह क्या है इतनी तेज गति से फैलने की? ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है। यह फंगल इन्फेक्शन पहले भी होते थे, तो जिस रफ्तार से, जिस तेजी से हमने अपने जीवन काल में पहली बार देखा है, इसका मतलब ये बहुत साफ साफ इंडिकेट करता है कि आज की परिस्थितियां कुछ इतनी कठिन हुई हैं, जिसमें यह म्यूकरमाइकोसिस फंगस का तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसको तेजी से ग्रोथ करने के लिए कुछ चीजें अहम इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोरोना के बाद में डायबिटीज वैसे भी ज़्यादा हो रहा है, और अगर यह अनकंट्रोल्ड अवस्था में है तो यह फंगल इन्फेक्शन को इनवाइट करता है। दूसरा है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बॉडी। कोरोना के बाद में बॉडी वीक हो रही है, स्टेरॉइड का उपयोग हो रहा है, और दूसरी दवाइयाँ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, उसके कारण में यह अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है जो हवा से नाक के थ्रू शरीर में प्रवेश करता है। वह तेजी से ग्रोथ करता है और सबसे प्रथम नाक को, और फिर नाक के साथ साथ साइनस, आँख, दांत के ऊपर वाला हिस्सा, चेस्ट, ब्रेन, सब जगह ये फैलता जाता है। अल्टीमेटली यह एरियल है। और तीसरा है, जैसे दवाइयों का तो मैंने बताया, स्टेरॉइड, और जैसे किसी पेशेंट को लंबे समय तक आईसीयू में रहना पड़ा, लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, और बॉडी में दूसरी भी डिसीजेस हैं जैसे कैंसर हैं, और तो ये सब बॉडी को इतना ज़्यादा वीक कर रही हैं, और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, लंबे समय तक आईसीयू में रहना, और अभी की अवस्था में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वह इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेन है कि वो चाह के भी जो 100% ऑथेंटिक अपन ट्रीटमेंट कर सके इंडिविजुअलाइज पेशेंट का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। जैसे बिल्कुल आपने कहा, कमी आ रही है। सबसे खास ये है कि इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे आपने कहा, दवाएं भी इसमें बहुत बड़ा एक कारक है जिसके कारण ये रोग फैल रहा है या इसकी बहुतायत नजर आ रही है। हम इसको पहचाने कैसे? क्योंकि कई तरीके के इन्फेक्शंस हैं कि ये ब्लैक फंगस ही है या उसी की और हम बढ़ रहे हैं। इसको हम कैसे पहचाने, इसको लेकर आप कुछ टिप्स दीजिएगा हमारे दर्शकों को। इसके जो सबसे शुरुआती लक्षण आसानी से पकड़ाई नहीं आएंगे। शुरुआत में हो सकता है हल्का सा नेजल सिम्टम आए, साइनसाइटिस के सिम्टम आए, रनिंग नोज आए, उसके साथ में हल्का सा ब्राउन या रेड कलर का डिस्चार्ज आए। इसके बाद में स्किन पे थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक पैच आए, दांत में दर्द होने लगे, दांत हिलने लगे अचानक ही, आंख में कुछ बाहर से दिखे नहीं और आंख के पास में पेन होने लगे, चीक बोन को हाथ लगाएं तो यहाँ पे दर्द होने लगे। ये कुछ बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं, और इसको जितना जल्दी शुरुआत की अवस्था में
इसको पकड़ेंगे तो इसके जो मेजर ड्रेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे अपन बच सकेंगे। अगर शुरुआती अवस्था में जैसे नाक का सिम्टम आया, इमीडिएटली उसके नेजल, इसमें सबसे बड़ा योगदान है बचाने में ईएनटी के सर्जन का। ईएनटी सर्जन के पास में अगर मरीज समय से पहुंचे, जैसे कॉम्प्रोमाइज शरीर है, दूसरी बीमारियां हैं, लंबे समय तक ऑक्सीजन चल रहा है, स्टेरॉइड लिया हुआ है, तो जितना जल्दी वो नाक की जांच कर पाए ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ऑल्सो, इमीडिएट आफ्टर कोविड ऑल्सो, एंड इन रिसेंट फॉलो आफ्टर कोविड ऑल्सो, नाक के एग्जामिनेशन करने से इंक्लूडिंग वह इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, बायोप्सी लेना है बायोप्सी करें, कल्चर करना है फंगल का फंगल कल्चर करें, हिस्टोपैथोलॉजी करें और रेडियो डायग्नोसिस की हेल्प लें। रेडियो डायग्नोसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है इसमें सीटी, ऑर्बिट एंड साइनस का। ये जितना जल्दी ये बीमारी को पकड़ेंगे उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट में भी क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल इंजेक्शंस हैं वो दें और सर्जिकल डिब्राइडमेंट करें। पर मेन है, जैसे मैंने नाक का पहले सिम्टम बताया कि नाक के बहने से लेके ब्लडी डिस्चार्ज से लेके स्किन का डिस्कलरेशन से लेके ब्लैक स्किन होना, डेंटल की कंप्लेन में जाएंगे तो दांत का लूज होना, अननोटिस पेन होना, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे को दांत में दर्द है, जबकि एक्चुअली उसको ऊपर से साइनस में इन्फेक्शन के कारण में सब तकलीफ हो रही है। आंखों में कंप्लेन आती है, अचानक ही दर्द हो रहा है, एकदम शुरुआत की अवस्था में डॉक्टर को कुछ नहीं दिख रहा है कि क्यों दर्द हो रहा है, पेशेंट इज डेफिनेट कि उसको दर्द हो रहा है। थोड़ी सी आगे की अवस्था बढ़ती है तो आई का मूवमेंट रुकता है, आंखों को चारों तरफ घुमाने की शक्ति रुक जाती है, आंख धीरे धीरे बाहर आनी लगती है क्योंकि पीछे से फंगल का पुश करती है उसको, और उसके फंगल के ज़्यादा वॉल्यूम के कारण में आंख के नर्व की ब्लड सप्लाई रुक रही है, पेन ट्रिगर हो रहा है, प्रोक्टोसिस होता है, मूवमेंट रुकने लगा। और मैंने अभी जो ब्लैक फंगस से शायद वो संबंध है कि नहीं यह तो वक्त बताएगा, हमने अपने पूरे जीवन काल में आंख की नर्व की स्वेलिंग, जो अभी तक कभी भी एक चीज डिस्कस भी नहीं हुई है, आंख में नर्व की स्वेलिंग जिसे हम लोग ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, पेशेंट सडन सीवियर डिमिनिश्ड विजन या लॉस ऑफ विजन से आ रहा है। सडन सीवियर, रोशनी अचानक कम होती है, वो तेज गति से कम होती है, जांच करने पे लगता है कि आंख के नर्व में स्वेलिंग है, और स्वेलिंग करने में ट्रीटमेंट फिर से हो जाता है आईवी मेथाइल प्रेडनिसोलोन, तो दैट इज स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड का मैक्सिमम डोज देना पड़ता है। अब डॉक्टर बड़ी दुविधाजनक स्थिति में होते हैं कि अगर स्टेरॉइड नहीं देता हूं तो उसकी आंख की रोशनी नहीं बच रही है, स्टेरॉइड दे रहा हूं और वो सेकंड फेज में चला गया ब्लैक फंगस में, तो वह और एक ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कहा कि इसमें प्रिकॉशन ले, यदि कोई हॉस्पिटलाइज है, वो वहाँ वैसे ही गंभीर है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, वो हॉस्पिटल से उठ के जा नहीं सकता, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स जो उनका उपचार कर रहे हैं वो क्या कुछ एहतियात बरतें, या जो आपने कहा दवाएं भी उसमें कहीं ना कुछ कारक हैं जो पहुंचाएंगे, उसमें दोनों में कैसे सामंजस्य बैठा है कि डॉक्टर खुद होके दवाओं को थोड़ा सा क्या कुछ उसमें बचाने के लिए किया जा सकता है, और नंबर 2 कैसे उसकी जांच करके पता कर ले कि ये ब्लैक फंगस की ओर बढ़ रहा है। सबसे प्रथम दवाओं में स्टेरॉइड एक मेजर ड्रग है जिससे लंग्स के लेवल पे स्वेलिंग कम हो रही है, पर स्टेरॉइड कई बार जानने या अनजाने में डोज वक्त के पहले या वक्त जितना डोज है उससे ज्यादा मात्रा में और समय में अगर वो गया, जिसका टाइट्रेशन का मेथड अभी क्लिनिकल के अलावा किसी के पास में भी कुछ नहीं है, तो वह ब्लैक फंगस को प्रमोट करता है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट, अपने देश में डायबिटीज बहुत ज्यादा लोगों को है, और डायबिटीज पेशेंट में कोरोना हुआ तो भी उसको स्टेरॉइड देते हैं, तो स्टेरॉइड देने से डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हुई, अनकंट्रोल डायबिटीज में यह चीजें फिर से बढ़ेंगी।
तीसरा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बॉडी है, जैसे कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर के पेशेंट्स को बेचारे का वैसे ही बॉडी, कोई दूसरी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इम्यूनो सप्रेसिव दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके बॉडी का रेजिस्टेंस बिल्कुल डाउन रहता है। अब रही बात जो हॉस्पिटल का जो एटमॉस्फेयर है, हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में अचानक ही एक ही चीज समझ में आती है, क्योंकि यह एरियल इन्फेक्शन है, इसका मतलब है हवा से नाक के थ्रू जाएगा। तो नाक में अगर आपका मास्क लगा हुआ है, तो मास्क लगा हुआ है इसका मतलब है आपने ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाया। अब यह मास्क प्रॉपरली सपोज स्टरलाइज नहीं है, या मॉइस्ट होने के बाद में उसका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है, या उसकी जो ट्यूब में मॉइस्ट होने के कारण में फंगस है, तो अपन जितने बार उसको इनहेल करेंगे तो वह अर्लीस्ट लेवल पे सबसे पहले तो नाक में जाएगा, और जहाँ पे उसको जगह मिलती है वहाँ पे इसको अपने मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और नाक का इजी कनेक्शन है साइनस से, साइनस का इजी कनेक्शन है नीचे की तरफ में दांत से, ऊपर की तरफ में आँख से, और नीचे चले जाएंगे तो ये लंग्स में आया, ऊपर जाएंगे तो ब्रेन की तरफ गया, पीछे जा रहे हैं तो आई की नर्व की तरफ में गया। तो ये किसी भी जगह पे, और ब्लैक फंगस इसका इसलिए नाम लिया गया कि क्योंकि स्किन को भी वो ब्लैक कर रहा है, और अंदर से जो डिस्चार्ज आएगा वो ब्लडी ब्लैक डिस्चार्ज, यानी लाल रंग का और काले रंग का मिक्स डिस्चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन देते वक्त में अपने को अटमोस्ट केयर करना पड़ता है कि जो उसका ह्यूमिडिफायर लगा रहता है, भीड़ के कारण में, ज्यादा वर्कलोड के कारण में, अज्ञानतावश किसी जूनियर स्टाफ द्वारा, क्योंकि इतने सारे मरीज एक साथ अगर 500,000 किसी जगह पे हैं तो 500,000 डॉक्टर तो बैठ ही नहीं सकते वहां पे। कहीं पे भी अगर ये लेक्यूना हुआ तो अगर उन्होंने पानी को नॉर्मल यूज किया तो उसकी ट्यूब में भी इन्फेक्शन हुआ, मॉइस्ट एरिया में फंगस फफूंद है वो, तो जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वो डेवलप होएगा। और आपने मास्क लगाया हुआ है तो मास्क के थ्रू इजीली अंदर आपके पास में, आप उसको रेडी, आप आजा 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 आजा, वो आप आराम से अंदर चला जा रहा है। और अंदर जाने के बाद में इस पीरियड में अगर नाक के डॉक्टर ने उसको नहीं देखा, उसका इंडोस्कोपी नहीं की, इंडोस्कोपी करके हिस्टोपैथोलॉजी नहीं की, QH स्टेन नहीं किया, सीटी साइनस, सीटी ऑर्बिट नहीं हुआ, सीटी लंग नहीं हुआ, तो आप इसको प्रोग्रेस देख ही नहीं सकते। और आपको यह एक बार नहीं, समय समय के अंतराल पे करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में जितना डिब्राइटमेंट हुआ और एंटी फंगल की दवाई मिल गई तो इसको कंट्रोल करने में बहुत अच्छे ढंग से सहायक हो सकता है। थोड़ा सा भी, क्योंकि इतना रैपिडली ग्रोइंग फंगस है, थोड़ा सा भी लेट करने में, जैसे मैं आँख का डॉक्टर हूँ, आँख में आ गया, आँख बाहर आ रही है, चारों तरफ से मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, नर्व ब्लॉक हो रही है, आर्टरी ब्लॉक हो रही है, कॉर्निया में इन्फेक्शन आ रहा है, तो हमारे पास में खाली आँखों को नहीं, पूरा स्किन एंड बोन को भी उस जगह के निकालने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो जितना जल्दी हो अपने को स्टेरॉइड का डोज अगर टेपर कर सकें, क्लिनिकली जजमेंट फिजिशियन का रहेगा, जितना तेजी से टेपर कर सकें उसको तेजी से टेपर करें, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो सके उतना जल्दी डायग्नोसिस करें। डायग्नोसिस करने में ENT वाले डॉक्टर और रेडियो डायग्नोसिस दोनों का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होएगा। शुगर जितनी है, शुगर को कंट्रोल रखें, अगर शुगर अनकंट्रोल हो रही है तो इंसुलिन से और दूसरे मेथड से उसको जितना बेस्ट पॉसिबल वे है उसको कंट्रोल करके रखें। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग ले रहे हैं तो क्या उसको थोड़े समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या उसको देखें। ये सब चीज़ों को, यानी ड्रग, स्टेरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसिव, डायग्नोसिस जितना जल्दी डायग्नोसिस होए, ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू हो, तो जितना भी थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो उसका ट्रीटमेंट इतना ड्रेस्टिक है कि मरीज की जान को बचाने के लिए भी लाले पड़ सकते हैं। आपने जो बताया डॉक्टर, उससे दो चीजें निकल के आती। एक तो ये भी है कि ये एयर ट्रेवल करता है, जो भी इसका जो विषाणु है, तो क्या ऐसे में अगर कोई हॉस्पिटलाइज है या हम कहीं रोगी है तो उसमें ये ऐसा माने, सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझाने के मान से, कि
जो भी उस आसपास कहीं लोग हैं तो डबल मास्क पहने, एहतियात बरतें। क्या एक ये भी है, जो बाकी आपने कहा वो तो चीजें जो बेहतर हैं, लेकिन क्या डबल मास्क की जरूरत ऐसा महसूस होती है कि हम दर्शकों को समझाने के बाद? बेसिकली क्योंकि ये मॉइस्ट एरिया से आ रहा है, तो जिस किसी एरिया को आपने कोविड वार्ड बना दिया और उस वार्ड में कहीं पे भी लीकेज है, दीवारें गीली हैं, तो वहां पे फंगस ज्यादा हो सकता है। और अगर सब दीवारों पे कहीं गीलापन नहीं है, तो गीलापन 99% आपका ऑक्सीजन से आ रहा है। तो ऑक्सीजन से वो डायरेक्ट जब एयर सक कर रहे हैं, तो उसकी जो ट्यूब और मास्क है उसके थ्रू जा रहा है। तो जितने भी पुराने मास्क हैं उसको बिल्कुल ना यूज करें। प्लीज पुराने मास्क को फेंक दिया करें। नहीं तो अगर मान लो आप कपड़े का भी डबल मास्क यूज करते हैं, तो डेली उसको धोएं। अपन ने अपनी हवा से छोड़े, अगर मान लो उसमें कोई फंगस है, चिपका है गीलेपन के कारण में, तो वो उस सरफेस पे भी ग्रो कर जाएगा। आपने दूसरी बार फिर से लगाया उसको, तो वो चूंकि मास्क पे आपका फंगल चिपका हुआ है, आप सांस लेंगे तो उसके साथ अंदर जा सकता है। तो अपने को मास्क को बदलना, मास्क को प्रिकॉशन लेना, स्टरलाइज मास्क यूज करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा अहम होती हैं। और जो अंदर का सरफेस वाला मास्क है उसको हमेशा फ्रेश यूज करें। अभी आप मेजॉरिटी घरों में देखेंगे, बेचारे लोगों को ज्ञान नहीं है, एक ही मास्क 8-8, 10-10 दिन तक, 15 दिन तक गंदे हो गए कि मास्क। हम लोग हॉस्पिटल में बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता ये कैसे इनको मना करें। अपनी तरफ से तो मास्क हम दे रहे हैं, 3 दिन के बाद वही मास्क जो 2 दिन रोज फेंकना है, दिन में 3 बार चेंज करना, तो वो 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक आपने मास्क उतारा और एक जगह पे रखा, वहां पे कहीं फफूंद के स्पोर्स उससे चिपक गए और आपने वापस मास्क पहना, तो इस यानी हवा से उड़ के आने की गुंजाइश एकदम से नहीं है। पर अगर मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट के थ्रू आप एयर ले रहे हैं, तो जैसे ऑक्सीजन का मास्क हो, चाहे फेशियल मास्क हो, चाहे ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स हो, ये कहीं से भी फंगल अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि आंख की, जो आपने बाकी चीजें तो बताई, आंख जा रही हैं लोगों की, आंखें खोई हैं लोगों ने, तो इसको बहुत संक्षिप्त में और बहुत ऐसे बताइएगा संकेतों में कि कैसे हम आंख बचे, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सर, डायरेक्टली आंख का डॉक्टर तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकेगा। डायग्नोसिस करके उसको अर्ली ट्रीटमेंट के लिए टीम ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें ENT, डेंटल, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, न्यूरो सर्जन, रेडियो डायग्नोसिस, क्योंकि आंख में इंफेक्शन पीछे से आ रहा है, सामने से नहीं आ रहा। तो पीछे वाला हिस्सा जो बोन के और आंख के बीच में जो फंगल है, हम वहां पे तो एंटी फंगल दवाई पहुंचा सकते हैं, पर उसके पीछे तो साइनस में फंगस भरा हुआ है, तो इकलौता आंख का डॉक्टर उसको रोकने में कुछ भी योगदान नहीं कर पाएगा। हाँ, अर्ली डायग्नोसिस, जैसे पेशेंट ने बोला मेरे को आंख में पेन हो रहा है, या इधर पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हाथ लगाने में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत अलर्ट होना पड़ेगा। पूरी जांच करके वह इमीडिएटली पेशेंट को कन्विंस करे कि इसकी ENT के थ्रू जांच होके, रेडियो डायग्नोसिस होके उसका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। अगर आपने डायग्नोसिस को डिले किया तो जो सेकेंड फेज और थर्ड फेज में जब आंख बाहर आ रही है, आंख में मूवमेंट नहीं हो रहा है, कॉर्निया में घाव हो जा रहा है, तब की अवस्था में पैथेटिक है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, अंत में समय की थोड़ी सी कमी है, तो जानना चाहूंगा, जैसे अभी कोरोना की जो संभावना है उसको टालने के लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। अब चूंकि ब्लैक फंगस भी है, तो हम अगर इन दोनों की, जो अच्छा भला रोगी है, अच्छा भला जो घर में व्यक्ति है वो उसको टाल रहा है, तो हम ये ब्लैक फंगस से बचने, इसके क्या उपक्रम हो सकते हैं कि हमको ना हो, इस पे बहुत संक्षिप्त में आप प्रकाश डालिए। देखिए, जिसको कोरोना अभी नहीं है उनको तो ब्लैक फंगस ऐसे कुछ आके अटैक नहीं करेगा। जिस भी घर में डायबिटिक पेशेंट संभावना नहीं, उसको रोग होता है, तो उससे जैसे अभी वो बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है, तो आगे ये फंगस इसमें ना गिरफ्त में आए कोरोना होने पर, उसके लिए। हाँ, पहले तो मास्क तो लगाना ही है, और ड्राई मास्क लगना चाहिए अंदर के साइड में, और डेली नया मास्क होना चाहिए। दूसरा, अर्ली सिम्टम में प्लीज ENT के डॉक्टर से कंसल्ट करके अर्लीस्ट डायग्नोसिस कराएं। नाक में इंडोस्कोपिक स्वाब लें, KOH कल्चर कराएं। आई के आगे पीछे में कोई भी साइन आता है, अर्लीस्ट साइन,
अर्लीस्ट माने स्लाइटेस्ट पेन, स्लाइटेस्ट अनएक्सप्लेन्ड पेन, स्लाइटेस्ट लॉस ऑफ विजन विच वी कैन नॉट एक्सप्लेन। तीसरा, स्टेरॉइड्स जहां तक संभव हो, अगर कम डोज, अगर स्टेरॉइड के बगैर काम ही नहीं चल रहा है तो जितना जल्दी उसको कम कर सके, इम्यूनोसप्रेसिव थोड़ा सा रीडिजाइन करें उनके डोजेस को, और यही प्रिकॉशन से ही अपन आगे चल के इसको बचा सकते हैं। यह अल्टीमेटली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, जिनको लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दी हुई है, आईसीयू में लंबे समय तक हैं, इन पेशेंट को स्ट्रिक्टली ड्यूरिंग द एडमिशन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज एंड वीकली आफ्टर डिस्चार्ज नाक के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने टिप्स दी हमारे दर्शकों के लिए कि किस तरीके से वो ये कोरोना के बीच में जो ये एक नया रोग है ब्लैक फंगस बचा सकता है। आपके बहुत ही उत्तम जो सुझाव है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे, ये डॉक्टर एम.के. अजवानी साहब। हम फिर किसी विषय के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारे न्यूज चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।